हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर जो बार बार जो है आपसे विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो की जो खासियत है वो ये है कि यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था से जो भी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों से यहाँ पे प्रश्न को लिया गया है और वे प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। दूसरी इस वीडियो की जो खासियत है वो ये है दोस्तों कि इस वीडियो में जो है आपको कुछ जैसे महत्वपूर्ण टॉपिकों से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो लिए ही गए हैं, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहे 5, 7, 8, 10 जो भी उससे संबंधित क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो वास्तव में जो है यह आप कहने को मजबूर होंगे कि वास्तव में यह जो है एक भारतीय राज्य व्यवस्था का सुपर फास्ट जो है और बिल्कुल जो है गागर में सागर भरने वाला यह वीडियो आपका साबित होगा। दोस्तों, बने रहें इस वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, तो चलिए हम लोग सीधा एकदम बिल्कुल अपने टॉपिक पे चलते हैं, अपने सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं वो काफी यूनिक क्वेश्चन है, वो ये है और ये पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ की गई है। अब उसके जो विकल्प दिए गए हैं वो कह रहा है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायती राज संस्थाओं में। तो जो सबसे बड़ी गौर करने की बात है, देखिए अब जो है भारत में महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है ना ही लोकसभा में की गई है, ना ही राज्यसभा में की गई है, ना ही विधानसभा में की गई है, बल्कि पंचायती राज संस्थाओं के अंदर, यानी पंचायती राज व्यवस्था जब 1992-93 में जब पंचायती राज व्यवस्था के ऊपर जो है अस्थायी रूप से कानून बना तो उस समय जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो है 33% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के द्वारा भरी जाएंगी, यानी पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 पदों पे जो है महिलाओं को रखा जाना अनिवार्य है, यानी आरक्षण की व्यवस्था की गई। बाकी ना ही लोकसभा के अंदर आप ऐसा देखेंगे, ना ही लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा इन संस्थाओं के यानी इन जो है सभाओं में कहीं भी जो है भारतीय संविधान के अंदर ऐसा उल्लेख नहीं है कि इनमें महिलाओं को रखने के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से तैयार रखना है कि पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं यानी जो पंचायती राज व्यवस्था है उसमें महिलाओं को आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है महत्वपूर्ण है, वो ये कह रहा है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रथम बार कब और कहां किया गया। पहली बात तो ध्यान देना है, अनुच्छेद 356 का संबंध जो है वह आपका राष्ट्रपति शासन से है। तो यहां पर यह ध्यान में रखना है हमको, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकालीन व्यवस्थाएं की गई हैं। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 3 प्रकार की आपातकालीन व्यवस्था है। एक आपका राष्ट्रीय आपात काल है जो बाह्य आक्रमण हो जाए या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आपका जो है या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए, ऐसे हालात में जो है देश के अंदर जो है या कोई बाहरी देश और जो है आपके देश पे आक्रमण, बाह्य आक्रमण के समय या सशस्त्र विद्रोह हो जाए या आंतरिक अशांति हो जाए, तो ऐसे हालात में आपके देश में जो है 352 लागू होता है, यानी अनुच्छेद 352 का संबंध जिसे राष्ट्रीय आपात बोला जाता है। दूसरा जो आपातकाल की व्यवस्था की गई है वो 356 है, जिसे आपको ये कह रहा है कि सबसे पहले जो है भारत के वो कौन सा, यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग प्रथम बार कब किया गया वो टाइम पूछा जा रहा है और साथ में वो कौन सा राज्य था जहां पहली बार जो है राष्ट्रपति शासन को लागू किया गया। तो अनुच्छेद 356 का संबंध आपको याद रखना है कि वो अनुच्छेद 356 का जो संबंध है वो आपका जो है राष्ट्रपति शासन से है। और राष्ट्रपति शासन आपको पता है, और एक चीज और है, जो तीसरा जो आपका संकट होता है जिसे वित्तीय संकट कहा जाता है, और यह जो वित्तीय संकट जो है किस अनुच्छेद में है तो वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है। तो अनुच्छेद 360 का संबंध किससे है यह भी पूछा गया है। तो अनुच्छेद 360 का संबंध वित्तीय आपातकाल से है, अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है, अनुच्छेद 352 का संबंध जो है राष्ट्रीय आपातकाल से है। और यह भी पूछा गया है कि अब तक भारत में जो है राष्ट्रीय आपात
आपातकाल कितनी बार लागू किया गया है, तो आपके देश में अब तक राष्ट्रीय जो आपातकाल है यानी अनुच्छेद 352 का जो प्रयोग हुआ है अब तक 3 बार हुआ है। और आपके देश में जो है अनुच्छेद 360 यानी राष्ट्रपति शासन का प्रयोग अब तक जो है भारत में एक बार भी नहीं हुआ है, एक बार भी 360 का प्रयोग नहीं हुआ है। और बात करते हैं हम जो 356 की, तो एक चीज ध्यान देना है आपको यहाँ पे कि अनुच्छेद 356 का जो पहली बार प्रयोग, देखिए सबसे पहले जो है अनुच्छेद 356 का जो प्रयोग किया गया वो पंजाब में किया जाता है, सबसे पहले जो है वो पंजाब में किया जाता है। और अब तक जैसे बार बार यह भी क्वेश्चन आया है कि अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक बार प्रयोग कहाँ हुआ है, तो अनुच्छेद 356 का सर्वाधिक बार जो प्रयोग हुआ है वो आपका जो है पंजाब राज्य में ही हुआ है। तो देखिए अब इस ऑप्शन के हिसाब से जाना है तो कहता है जम्मू कश्मीर 1956, केरल 1959, बिहार 1958, मध्य प्रदेश 1957। तो अगर इस ऑप्शन के हिसाब से मारना है आपको तो यहाँ पे जो है इनमें जो है केरल में 1959 में जो है पहली बार जो है यहाँ पे जो है, अब इनमें प्रथम बार बताना है तो आपको केरल मारना होगा और 1959, नहीं तो जो है 1951-52 के आसपास ही आपके देश में जो है पंजाब में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन, सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं, समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में कहां से कहां, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है, तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, तो वो आपके संविधान का भाग जो है 3 है। और बात करेगा कि किस अनुच्छेद से कहां तक कहां है, तो वो आपका 12 अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार की बात की गई है, फंडामेंटल राइट की बात की गई है, मौलिक अधिकार। एक चीज ध्यान देना है, अब जो है जब हमारे भारतीय संविधान बना था तो उस समय नागरिकों को मौलिक अधिकार 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, यह भी पूछा जाता है आपसे। लेकिन वर्तमान में जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों की संख्या इस समय 6 है, तो आखिरकार वो कौन सा जो है मौलिक अधिकार था जिसे बाहर निकाल दिया गया, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में होता है, उसी समय जो है संपत्ति के अधिकार को अब एक कानूनी अधिकार यानी विधिक अधिकार मान लिया गया, यानी अब वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, यानी संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि यह अब एक कानूनी अधिकार है यानी विधिक अधिकार है। इसको अनुच्छेद 300 क में जगह दी गई, यानी 300A में इसको जगह दे दी गई, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, अब आपका एक कानूनी अधिकार बनता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना है। अब इसमें भी जो पहला नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है वो समता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अनुच्छेद 14 यही कहता है कि विधि के समक्ष समानता, यानी विधि जो है सभी पर समान रूप से लागू होती है। इसी तरह अनुच्छेद 15 है आपका, जो है 15, 16, 17, 18 है। 18 जो है वो आपका जो है देखिए अनुच्छेद 17 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वह अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है, यानी छूत अछूत के भेद से संबंधित है। तो इस तरीके से यहाँ जो प्रश्न आपसे बस यही पूछा गया है कि समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अब आगे देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद, देखिए राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया, तो भारत के अंदर राष्ट्रीय एकता परिषद का जो गठन किया गया है वो 1961 में किया गया है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया। इसका उद्देश्य क्या था, आखिरकार देश के अंदर राष्ट्रीय एकता परिषद 1961 में क्यों बनाया गया, तो इसके बनाए जाने का जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्रीय एकता परिषद, यानी देश के अंदर एकता कायम रहे, देश हमेशा अखंड रहे। तो यहां कह रहा है सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, संकीर्णतावाद, सलाहकारी, ध्यान देना है। तो जो देश के अंदर इन सब चीजों, यानी इसका यही उद्देश्य था कि जो ये समाज में जो सांप्रदायिकता है, जातिवाद है, क्षेत्रवादिता है, भाषावाद है, संकीर्णतावाद है, इसको दूर करना यही उसका मूल उद्देश्य है। और यह एक सलाहकारी निकाय के रूप में
कार्य करता है राष्ट्रीय एकता परिषद, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। तो देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और इसका यही उद्देश्य है कि आपका सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, संकीर्णतावाद, ये इन सभी को जो है देश के अंदर जो ये बुराइयां हैं इसको जो है दूर करना। अब अगला क्वेश्चन बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो लोकसभा है और राज्यसभा है, जैसा कि आप जानते हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, एक आपका राष्ट्रपति होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा। तो जो 2 ये सदने हैं, लोकसभा और राज्यसभा है, इनकी संयुक्त जो है बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। तो आपको ध्यान देना है अनुच्छेद 108 के तहत देश के राष्ट्रपति को यह पावर मिला है कि अगर किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति पैदा हो रही है, उस विधेयक पर अलग अलग सहमति नहीं बन पा रही है, यह गतिरोध पैदा हो रहा है, तो ऐसे हालात में जो है देश का जो राष्ट्रपति होता है वह लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक आपका करा सकता है। संयुक्त बैठक कराने का अधिकार उसको अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है। अब देखिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं, आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो ये है कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। तो देखिए आपको थोड़ा यहाँ पे अच्छे से समझ लेना होगा कि देखिए आपके देश में जब भारतीय संविधान बना, यानी आपको पता है कि 26 जनवरी सन 1950 को जब लागू होता है, तो उस समय जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कोई अलग से जो है कानून या विधि नहीं बन पाया था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आपके संविधान के भाग 4 में वर्णित है, और वहां पे एक अनुच्छेद आपका 40 है। तो अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्थाओं से था, और वहां पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 ये कहता है कि जो राज्य होगा वो राज्य जो है पंचायती राज व्यवस्थाओं का गठन करेगा, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण करेगा, ये बात बोली गई थी। लेकिन आपके देश में 1992-93 में एक बहुत बड़ा संशोधन होता है और पंचायती राज व्यवस्था को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान कर दिया जाता है, और उसकी अनुशंसा जो है लास्ट में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा की जाती है, और आपके देश में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होती है, यानी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का आपके देश में प्रावधान होता है, और एक अलग से पहले से संविधान का भाग जो है 9 था ही, तो उसमें संविधान का भाग 9 क बना दिया गया। तो आज के डेट में वर्तमान जो स्थिति है वो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के भाग आपका जो है किसमें वर्णन किया गया है? भाग आपका 9 में वर्णन किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद कहाँ? अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 क से लेके 243 अण तक। कहने का मतलब कई बार तो यही आया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध आपका जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि देखिए किसे पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाता है, पितामह कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पितामह कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो ये बात समझ में आई कि आपके देश में 1992-93 में जब संशोधन होता है, यानी 73वां, देखिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन आपके देश में 1992-93। तो 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में जो हुआ था वो पंचायती राज व्यवस्था को लेके हुआ था। सारी बातें हो गई। अब देखिए कह रहा 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये देखिए 73वां संविधान संशोधन का संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। अब लेकिन जो 74वां संविधान संशोधन भी उसी समय 1992-93 में ही किया गया, तो वह शहरी स्थानीय स्वशासन से है, यानी वो जो है नगर का जो है, यानी मतलब वह जो है नगर पंचायत को लेकर के है, यानी शहरी स्थानीय स्वशासन से है। और ये जो है क्या है? यह आपका जो है यानी यह जो है आपका ग्रामीण है और वो शहरी है, ठीक है। तो आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था आपकी क्लियर हो गई, शहरी होती है, नगरी होती है, ठीक है। 74वां का संबंध शहरी
स्थानीय स्वशासन से है। अब अगले क्वेश्चन पे थोड़ी हम लोग बात करते हैं। कहता है भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान कहाँ से। देखिए भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है कि राज्य के अंदर, देश के अंदर जो है विधि का शासन ही सब है, यानी विधि कायम रहनी चाहिए, जो विधि है उसके हिसाब से ही देश चलेगा। तो यह हमारे देश में जो लिया गया था वो इंग्लैंड से लिया गया था। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो यह प्रश्न आपसे पूछता है। तो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान हमारे भारत देश में लिया गया है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये बात क्लियर। अब देखिए जो कुछ अगले क्वेश्चन पे थोड़ी हम लोग बात करते हैं। कहता है लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव की जो अधिसूचना जारी होती है वो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी होती है। आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र जो है और एक संवैधानिक संस्था है। एक स्वायत्त शासी, स्वतंत्र कह सकते हैं, स्वायत्त शासी कह सकते हैं, संवैधानिक संस्था है, यानी भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है। अब भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ है, तो आपको ध्यान देना है कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 का प्रावधान किया गया है, जहां पे निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। तो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि कोई भी जो चुनाव होता है ना उसकी अधिसूचना जारी करने का काम निर्वाचन आयोग का ही होता है। तो लोकसभा के चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करेगा, निर्वाचन आयोग करेगा। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, भारतीय संविधान के भाग 15 में किया गया है। और कहाँ किया गया है, अनुच्छेद 324 में। 324 कई बार तो पूछा है, अनुच्छेद 324 का संबंध किससे है, या जो है चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन है, तो वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 है और भारतीय संविधान का भाग 5 और 15 है। और एक चीज ध्यान देना, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया। देखिए ध्यान देना है, निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया वो 25 जनवरी जो है सन 1950 को किया गया। तो भारत के अंदर जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है वो 25 जनवरी सन 1950 को किया गया है। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बहुत अच्छे से याद रखना कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके देश में मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। मनाए जाने का कारण क्या है कि निर्वाचन आयोग का गठन इसी दिन हुआ था, 25 जनवरी 1900। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा इस समय भारत का वर्तमान निर्वाचन आयुक्त कौन है। तो ये करेंट नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, वर्तमान में निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है, तो सुशील चंद्रा है। वर्तमान में निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष यदि आपसे पूछे तो सुशील चंद्रा है। तो इस तरीके से निर्वाचन आयोग से जुड़े जितने भी क्वेश्चन थे, भारतीय निर्वाचन आयोग अधिसूचना कौन चुनाव जो है निर्वाचन की जारी करता है। अब जैसे निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा भाई, निर्वाचन जो है आयोग के जो आपके वर्तमान जो उसके मेन चीफ होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो आपके देश का राष्ट्रपति करता है। इनके कार्यकाल कितने होते हैं, तो 5 वर्ष के होते हैं। चलो ठीक है, बहुत सारी बातें यहाँ पे हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की कार्यवाही कि प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लोकसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू होती है, लोकसभा की कार्रवाई का जो प्रथम घंटा होता है उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो भी प्रश्न किए जाते हैं, जो स्पीकर होते हैं उनके सामने जो है 1 घंटे का समय होता है प्रश्न करने का। तो लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे प्रश्नकाल। अब इसी में बार बार आपसे पूछा गया है कि शून्यकाल क्या होता है। तो प्रश्नकाल के बाद जो है, प्रश्नकाल के जस्ट बाद, यानी लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई और आपका जो है जैसे ही लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई 1 घंटे का समय बीतता। जैसे 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, 12 बजे खत्म हो गई, तो प्रथम घंटा प्रश्नकाल। और 12 बजे के 1 बजे के बीच के समय को, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, जिसका समय होता है 12 से 1 बजे। तो शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे होता है। यहाँ जो अति महत्वपूर्ण, जो देश के जो है ज्वलंत मुद्दे होते हैं या कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनको एकदम, जिसका अति आवश्यक है कि इस समय उसकी तत्काल चर्चा सदन में की जाए, तो अति महत्वपूर्ण के जो प्रश्न होते हैं तो इसी शून्यकाल के दौरान जो है उस प्रश्न पे डिस्कस किया जाता है। शून्यकाल का समय 12 से 1 बजे। तो प्रश्नकाल, शून्यकाल आपको समझ में आ गया। अब देखिए कह रहा है कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए जो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो हीरालाल जे कानिया थे।
तो भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछा गया है तो हीरालाल जे कानिया है। 26 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया को जो है बैठाया गया। अब देखिए, जो आपसे परीक्षा में वर्तमान पूछेगा तो वर्तमान जो इस समय जो है आपके देश में जो इस समय जो है उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी जो चीफ जस्टिस हैं, तो जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो 48वें मुख्य न्यायाधीश आपके वर्तमान में है इस समय। जो बोबड़े के बाद आए हैं उनका नाम है एनवी रमणा जो है इस समय वर्तमान में जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और इनका पूरा नाम है नातुलापति वेंकट रमणा यानी वेंकट रमणा आज के डेट में चीफ जस्टिस हैं भारत के और ये 48वें हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बात होती है वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है। तो देखिए, वर्तमान समय में जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो आपकी रेखा शर्मा है। आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अब देखिए, भारत में मौलिक कर्तव्यों को किस देश से लिया गया। ध्यान देना कि भारत के अंदर देखिए, जब भारत के अंदर भारतीय संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहीं पर नहीं किया गया था। मौलिक अधिकार तो नागरिक को दिए गए थे पर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कहीं उनकी ड्यूटीज नहीं थी। लेकिन जो है आपके देश में जो है क्या होता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है और उस समय भारतीय संविधान के अंदर जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है और उसे भारतीय संविधान के भाग 4 क में जगह दी जाती है। यानी वो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो आप बताएंगे भाग 4 क में। और किस अनुच्छेद में, और मतलब वो अनुच्छेद कौन सा है, तो कहेंगे 51 क। अब जब भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। जैसे आपसे पूछेगा वर्तमान में जो है भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए फंडामेंटल ड्यूटीज, तो आप कहेंगे 11। 11वां कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में होता है। तो वहां यही कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूली शिक्षा दिलाना भारत के प्रत्येक जो है अभिभावक का दायित्व होगा या प्रत्येक नागरिक का ये दायित्व होगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कितनी है वर्तमान में 11। जब बना था 1976 में 42वां संविधान संशोधन तो 10 थी। कहाँ किस भाग में है, भाग 4 क में है। किस अनुच्छेद में है, तो 51 क में है। और एक चीज और पूछा है कि भारत के अंदर जो है मौलिक कर्तव्यों को जो लागू करने की बात की जाती है वो किसकी अनुशंसा पर की गई, तो वो समिति बनाई गई थी जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो यह भी बहुत बार पूछा गया है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब यह भी पूछा गया कि आखिरकार मौलिक कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, किस देश की अनुकृति की गई, तो आपको पता होना चाहिए सोवियत संघ रूस से लिया गया है। नागरिकों का मौलिक अधिकार तो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, लेकिन मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है सोवियत संघ रूस से। अब चलिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे कह रहा है कि संविधान सभा ने जो है राष्ट्रगान को कब अपनाया। देखिए, जो हमारे देश में जो राष्ट्रगान है जनगण मन अधिनायक जय है, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा जो है लिखा जाता है। और ये चीज ध्यान देना कि ये कब अपनाया गया, 24 जनवरी सन 1950 को, जिस दिन जो है भारत देश के पहले जो है राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने। उसी दिन जो है 24 जनवरी सन 1950 को आपके देश के में जो है राष्ट्रगान को जो है संविधान द्वारा जो है उसे अपना लिया गया। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया, 24 जनवरी 1950। अब एक चीज ध्यान देना है कि पहली बार राष्ट्रगान को कब गाया गया, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो 27 दिसंबर सन 2000, ध्यान देना है 27 सितंबर सन 1911। देखिए यहाँ 2011 हो गया था, सॉरी ये 1911। 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 26वां अधिवेशन जो है कोलकाता के अंदर हो रहा था। वहीं पर जो है पहली बार जो है राष्ट्रगान को गाया गया। तो यह भी पूछा गया पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया,
तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया। किस राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो आप बताएंगे 26वां था, लेकिन कोलकाता अधिवेशन में पहली बार गाया गया 1911। अब को राष्ट्रगान को गाने का समय कितना होता है आपको पता है? 52 सेकंड होता है, यह भी है। और देखिए रविंद्रनाथ जो टैगोर द्वारा एक पत्रिका लिखी गई थी जिसका नाम था, देखिए जो भारत, देखिए जो जनगण मन अधिनायक जय है, जो ये राष्ट्रगान लिया गया है वह तत्वबोधिनी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की एक पत्रिका थी जिसे तत्वबोधिनी पत्रिका थी उनकी, और उस तत्वबोधिनी पत्रिका के अंतर्गत एक शीर्षक था जिसका नाम था भारत भाग्य विधाता शीर्षक। तो भारत भाग्य विधाता शीर्षक से लिया गया है, पत्रिका का नाम है तत्वबोधिनी पत्रिका से लिया गया। ये सारी चीजें आपको अच्छे पता होनी चाहिए। पहली बार कब गाया गया? 1911 में गाया गया कोलकाता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। चलिए ये क्लियर हो गया। अब बात होती है राष्ट्रीय प्रतीक की। आपके देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो आपको पता है कि सारनाथ में स्थित जो है अशोक के, आपको पता है कि सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति को जो है भारतीय संविधान ने, यानी भारत ने जो है इसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक माना। तो राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपना लिया गया? तो जिस दिन आपका संविधान को अपनाया गया था 26 जनवरी 1950, उसी दिन इस राष्ट्रीय प्रतीक को भी अपनाया गया। अशोक के सिंह स्तंभ की शीर्ष अनुकृति जो आज भी सारनाथ संग्रहालय में रखी गई है। अब आपको उसी के नीचे आप देखते हैं कि उसमें लिखा है, आपके राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर एक वाक्य लिखा गया है जिसे सत्यमेव जयते कहा जाता है, यानी सत्यमेव जयते भी कई बार पूछा गया कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये भी पूछा गया है, अच्छे से तैयार रखना है आपको। अब चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज की। तो देखिए जो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, यानी जो तिरंगा है आपका, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। पहली बात ध्यान देना है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। और आपको पता है कि राष्ट्रीय ध्वज में जो है आपके 3 रंग होते हैं। आपका ऊपर केसरिया होता है, बीच में सफेद होता है, नीचे हरा होता है। हरा रंग हरियाली एवं समृद्धि का द्योतक है, केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का द्योतक है, सफेद रंग जो है आपका शांति का प्रतीक है। उसमें 24 तीलियां होती हैं जो ये अनवरत इंडिकेट करती हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है ये 24 घंटे जो है प्रगति के मार्ग पे है और अपना जो है चारों तरफ 24 घंटे अपने जो सीमाएं हैं, सरहदें हैं, उसकी सुरक्षा एवं संरक्षा करने के लिए कटिबद्ध है। और जो झंडा होता है उसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो 3:2 होता है। 3 लंबाई है तो 2 चौड़ाई होनी चाहिए, 3:2 के अनुपात में। और देखिए आपके देश में जो है झंडे के लिए एक ध्वज संहिता कानून बना। तो ध्वज संहिता कब बनी? तो ध्वज संहिता सन 2002 में बनी कि झंडे को किस तरीके से फैलाना है, मतलब फहराना है, और कब कैसे क्या स्थिति होगी अगर आपके देश के प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, तो वो सारे जो है नियम है उसमें कब उसे किस टाइम झंडे को फहराया जाना है, क्या सारी चीजें हैं। तो ये राष्ट्रीय ध्वज संहिता पूछेगा तो सन 2002 में। अब आइए राष्ट्रगीत की बात करते हैं। तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया उपन्यास आनंद मठ था, और आनंद मठ से ही जो है वंदे मातरम लिया गया। और यह वंदे मातरम आपको पता है कि हमारे देश का राष्ट्रगीत है। इसे 26 जनवरी 1950 को इसे भी अपना लिया गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और कभी कभी इसके गाने का समय पूछा है तो 1 मिनट 5 सेकंड इसके गाने का समय होता है, और यहाँ पे आपको पता है राष्ट्रगान 52 सेकंड में गाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर को कब अपनाया गया? तो देखिए जो राष्ट्रीय कैलेंडर है, पहली बात तो शक संवत पे आधारित है। कई बार यही पूछता है कि जो भारतीय कैलेंडर है वो किस संवत पे आधारित है, तो आप बताएंगे शक संवत पे आधारित है। और शक संवत पे आधारित ग्रिगोरियन कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। 22 मार्च 1957 को ग्रिगोरियन कैलेंडर को शक संवत के आधार पर उसे राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित कर दिया गया। अब चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया। क्वेश्चन आ रहा है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो आपको पता है कि राज्यसभा एक उच्च सदन होती है
और लोकसभा एक निम्न सदन होती है। उच्च सदन होने का आशय यह है कि जब से लोकसभा बनी तब से कभी भंग नहीं हुई और राज्यसभा हर 5 साल बाद भंग होती है, तो इसलिए जो है हमेशा राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है वो आपके देश के जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। जैसे वर्तमान में उपराष्ट्रपति आपके एम वेंकैया नायडू जी हैं। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, यह बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अब देखिए, एक जो है आपके सभापति हो गए, एक उपसभापति। तो वर्तमान में जो अगर आपसे कोई पूछ दे कि वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति कौन है, तो आप बताएंगे हरिवंश नारायण सिंह। तो वर्तमान में राज्यसभा का उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हो गए। और जो सभापति होता है वो देश का उपराष्ट्रपति होता है, यानी एम वेंकैया नायडू हो गए। अब एक जो बहुत बड़ी चीज ध्यान देने की है कि भारत के अंदर जो राज्यसभा का जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 300, अब कहा जाए कि राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 80 का संबंध जो है राज्यसभा से है। वहां पे ये बात बताई गई है, ये पूछेगा आपसे कि राज्यसभा में महत्तम सीट कितनी है। राज्यसभा में जो अधिकतम सीट है जो तय की गई है वो 250 है, लेकिन वर्तमान में जो है 245 सीटों पे जो है निर्वाचन होता है, यानी 245 सीट वर्तमान पूछेगा 245 और अधिकतम पूछेगा तो 250। अब इसमें क्या होता है कि 229 सीटें जो होती हैं वो राज्यों द्वारा जो है निर्वाचित करके राज्यसभा के सांसद आते हैं, और 3 सीट जो है दिल्ली जो केंद्र शासित राज्य है वहां से, और एक जो सांसद राज्यसभा का होता है वो पांडिचेरी से, और 12 सांसद ऐसे होते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के अंदर जो देश का राष्ट्रपति होता है वो कितने सदस्यों को जो है मनोनीत करता है। तो राज्यसभा के अंदर जो राष्ट्रपति होता है वो 12 सांसदों को जो है मनोनीत करने का काम करता है, जो कला के क्षेत्र से, पत्रकारिता के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, यानी वो समाज का विशिष्ट व्यक्ति जिसने अपना बहुत ज़्यादा योगदान जो है देश के लिए, समाज के लिए दिया है, तो ऐसे व्यक्ति को देश का राष्ट्रपति राज्यसभा का सांसद चुन सकता है। और उसकी संख्या कितनी है, 12। तो राष्ट्रपति के पास एक बहुत बड़ा पावर है राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन का। और ये बात, अब एक चीज ध्यान देना है कि राज्यसभा के सदस्यों का यदि कार्यकाल पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है, और राज्यसभा के सदस्य के चुने जाने की जो आयु होती है वो 30 वर्ष होती है। तो आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये चीज क्लियर हुआ। अब आगे जरा सा बढ़ते हैं हम लोग। आगे जब जाइएगा तो इसमें क्या होता है कि इसके राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्षों के बाद सेवानिवृत्त होते हैं, यानी वो सीटें उतनी खाली होती हैं और उसके जगह पे नए लोगों का चयन होता है। मतलब 2/3 हमेशा बने रहते हैं और 1/3 सीटें हमेशा जो है आपकी हर 2 वर्ष के बाद रिक्त होती हैं। ठीक है, चलो अब बात थोड़ा लोकसभा की करते हैं। तो लोकसभा को यदि जानना है तो अनुच्छेद 81 पढ़ना होगा। लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो वर्तमान में 500 सीटें हैं, लेकिन जो वर्तमान 550 वर्तमान में जो है 550 सीटें हैं, लेकिन जो चुनाव होता है, वर्तमान में जो चुनाव होता है वो लोकसभा में वर्तमान सीटों की संख्या क्या है, तो आप बताएंगे 545। वर्तमान में 545 है, जिसमें 530 राज्यों के द्वारा है, 13 जो है केंद्र शासित राज्यों के सांसद आते हैं, और 2 आंग्ल भारतीयों का। देखिए यहां पर राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा के अंदर 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करता है। ये आंग्ल भारतीय क्या है, ऐसे भारतीय जो आंग्ल का मतलब अंग्रेज और भारतीय, यानी ऐसे अंग्रेज जो अब यहाँ की नागरिकता को ले लिए हैं, यानी अब वो भारतीय हो चले हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व जो है लोकसभा में होना चाहिए। तो 2 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने का राइट जो है आपके देश के राष्ट्रपति के पास है। अब चलिए, वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो आपके ओम बिरला जी हैं। और आपको पता है कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन इनकी जो आयु होती है वो 25 वर्ष। 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो है लोकसभा का सांसद बन सकता है, लेकिन वही राज्यसभा का है तो उसके लिए 30 वर्ष चाहिए, और उनका कार्यकाल 6 वर्ष है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष है। अब देखिए, लोकसभा का वर्तमान महासचिव कौन है, तो लोकसभा का जो वर्तमान महासचिव है वो उत्पल कुमार सिंह है। और नेता प्रतिपक्ष लोकसभा का कौन है, तो नेता, देखिए नेता जो है पक्ष में जो है
तो जो सत्ता दल पार्टी होती है वो पक्ष और विपक्ष होता है, प्रतिपक्ष। तो नेता जो पक्ष है वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष अगर लोकसभा का पक्ष और प्रतिपक्ष की बात की जाए तो लोकसभा का प्रतिपक्ष जो है वो आपके कांग्रेस के हैं अधीर रंजन चौधरी, और पक्ष में कौन है जो है लोकसभा के पक्ष वाले जो है वो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चलिए ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए जो लोकतंत्र होता है उसमें जो सत्ता दल पार्टी होती है, जो लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होता है, मतलब जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है। तो आपको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण समिति थी जिसे ड्राफ्टिंग समिति यानी प्रारूप समिति के नाम से जाना जाता है, और बाबा भीमराव अंबेडकर इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और इनकी समिति में कुल 7 मेंबर हुआ करते थे, यानी इनको ले करके ये खुद एक थे और इसके बाद 6 और थे, कुल इनकी कमेटी में 7 लोग थे। तो ये बहुत अच्छे से पता रहे, बार बार पूछता है प्रारूपी समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा भीमराव अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर थे। अब आगे जो है कह रहा है कि जो है प्रांतीय संविधान समिति। देखिए प्रांतीय संविधान समिति जो बनी हुई थी भारतीय संविधान के अंदर, यह प्रांतों को जो है प्रांतीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे आपके वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है देसी रियासतों को मिलाने में यानी देश के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। आगे संघ शक्ति समिति थी, संघ शक्ति समिति जो बनी थी इसके अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए संचालन समिति, झंडा समिति, नियम समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पुनः सुन लें, संचालन समिति, झंडा समिति, नियम समिति, इन तीनों के जो आपके अध्यक्ष थे, इन तीनों समितियों के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब चलिए बात आगे करते हैं। देखिए अब थोड़ा संविधान की प्रस्तावना पे बात करते हैं। तो आगे कह रहा है कि संविधान की कुंजी। देखिए संविधान की कुंजी क्या है, या संविधान की ताली क्या है, या संविधान की आत्मा क्या है। तो देखिए जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यानी जो उद्देशिका है, अगर उद्देशिका भी दे सकता है या तो प्रस्तावना देगा, वो दोनों का मतलब एक ही है, उद्देशिका कहा जाए चाहे प्रस्तावना। तो भारतीय संविधान की कुंजी क्या है, भारतीय संविधान की चाबी क्या है, या भारतीय संविधान की आत्मा क्या है, तो आप कहेंगे प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा या कुंजी बोला जाता है। लेकिन यही प्रश्न आ गया कि बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान की आत्मा क्या है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार जब संविधान की आत्मा पूछेगा तो आप फिर संविधान की प्रस्तावना को टिक नहीं करेंगे, तब आपको करना होगा अनुच्छेद 32 जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये कहता है कि जैसे आपने नागरिकों को तो मौलिक अधिकार प्रदान कर दिया, लेकिन अगर नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन होगा तो वो जाएगा कहाँ, उसकी कौन सुरक्षा करेगा, उसकी कौन संरक्षा करेगा। तो इसीलिए अनुच्छेद जो है 32 में ये बात बताई गई है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो संरक्षक होगी वो आपकी जो है माननीय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय होगी। यानी अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपके फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप जो है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में आप शरण ले सकते हैं, आप भी ले सकते हैं या आपसे तत्संबंधित व्यक्ति कोई भी ले सकता है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा जो है अनुच्छेद 32 है। बाकी अगर उनका नाम नहीं आएगा तो संविधान की आत्मा या कुंजी संविधान की उद्देशिका है। चलिए अब आगे भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया। देखिए भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, तो जो भारतीय संविधान था वो भारतीय जनता के द्वारा यानी भारतीय लोगों के द्वारा अंगीकृत। भाई भारतीय संविधान को कौन अंगीकृत किया? भाई भारतीय संविधान को तो भारतीय संविधान सभा ने बना दिया, लेकिन उसको स्वीकार करने वाला कौन था? भारतीय लोग थे। तो यही कह रहा है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा अंगीकृत किया गया, तो भारतीय जनता द्वारा। आगे देखिए प्रस्तावना में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है यानी जो उद्देशिका है उसमें समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष और एक शब्द और जोड़ा गया अखंडता शब्द।
ये तीन शब्द जो है कब जोड़े गए? तो जो भारतीय संविधान में अगर आएगा तो भारतीय संविधान में मात्र जो है एक बार अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार अब तक संशोधन बस किया जा चुका है। कब किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक बार। और यही समाजवादी शब्द पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी भारत हमारा अखंड है, इसे खंडित नहीं किया जा सकता, इसे जाति धर्म मजहब सांप्रदायिकता भाषा के आधार पर अलग नहीं किया जा सकता। और जो है पंथ निरपेक्ष, यानी भारत जो है एक पंथ निरपेक्ष गणराज्य है। यहाँ पे सभी धर्मावलंबियों को अपना प्रचार प्रसार करने की खुली आज़ादी है। किसी एक पंथ को भारतीय संविधान बढ़ावा नहीं देता है। सभी लोग अपने लिए अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र है। चलो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा कि जो मंत्री परिषद होता है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो देखिए, जो मंत्री परिषद होता है वो हमेशा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, ये जो दो क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। और आपसे यह बार बार पूछा जाता है बहुत ज़्यादा कि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो आपके देश का राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का प्रमुख जो है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति आपके देश का जो उपराष्ट्रपति होता है। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि जो है मंत्री जो परिषद होता है वो किसके प्रति जिम्मेदार? तो जो संपूर्ण मंत्रिमंडल है या मंत्रिमंडल से बड़ा जो है मंत्री परिषद होता है, तो जो संपूर्ण मंत्री परिषद है वह किसके प्रति जिम्मेदार होता है? तो वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। भले राज्यसभा का कोई भी सदस्य जो है सांसद, यदि वो मंत्री बन जाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी जो है लोकसभा के प्रति होती है, यानी सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी लोकसभा के प्रति है। तो मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। मंत्रिमंडल छोटा होता है, मंत्री परिषद बड़ा होता है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत सारे कैबिनेट दर्जा के मंत्रियों से जो मंत्रिमंडल बनता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रहे आपको। आगे संसद के कितने अंग हैं मैं बता दूं। भारत में नागरिकता, अब देखिए थोड़ी नागरिकता पे चर्चा हो जाए। जैसे भारत में जो है नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? तो देखिए, भारतीय संविधान का जो भाग जो है 2 है। आपको पता होना चाहिए कि जब भारतीय संविधान बना था तो भारतीय संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में 25 भाग हैं। तो भाग 2 जो है आपका भारतीय नागरिकता से संबंधित है। और वहां पे अनुच्छेद कहां से कहां तक है? आपका 5 से 11 तक। जो 5 अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान से संबंधित है भाग 2 में। तो ये आता है कि भारत में जो है नागरिकता का जो प्रावधान किया गया वो किस देश से लिया गया है। देखिए, जो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया, आप देखेंगे कि इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक उसी प्रकार से भारत में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे यदि कोई व्यक्ति अगर उत्तर प्रदेश राज्य का नागरिक है तो वह भारत देश का नागरिक माना जाएगा। लेकिन अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। तो हमारे भारत देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। वहां पे स्टेट की नागरिकता अलग है, राज्य की नागरिकता अलग है और नेशनल की नागरिकता अलग अलग है। तो भारत में अगर कभी भी भविष्य में क्वेश्चन आए कि दोहरी नागरिकता का प्रावधान यहाँ मतलब कहाँ किया गया है, तो बताएंगे अमेरिका में। अगर एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ किया गया है तो आप भारत के देश के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ये चीज अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। और भारत में कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जाती है तो आपको पता होना चाहिए। भारत में नागरिकता जो है 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। देखिए, नागरिकता पे मैंने बहुत यूनिक वीडियो बना रखी है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये नागरिकता संबंधित था भारत में। अब चलिए बात करते हैं शिक्षा कौन सा अधिकार है। देखिए, जो शिक्षा है ना, पहले मौलिक अधिकार नहीं था, लेकिन शिक्षा अब क्या है? शिक्षा आपका एक मौलिक अधिकार हो गया। और इसे कहाँ जगह प्रदान की गई? जीवन जीने का अधिकार जो पहले 21 था, उसी 21 क में इसे स्थान दे दिया गया, यानी शिक्षा अब बच्चे का मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है। ये चीज आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब थोड़ी न्यायपालिका पे बात, अब देखिए थोड़े राज्यपाल पे बात कर लें। देखिए, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। देश की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपका राष्ट्रपति होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पद पर्यंत पद धारण करता है। मतलब राष्ट्रपति राज्यपाल को जब चाहे तब उसे उस पद से हटा सकता है,
ठीक है, ये चीज आपको समझना होगा। तो ये चीज है आपका। और राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। अब राज्यपाल के बारे में वर्णन कहाँ किया गया है? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 में। अब थोड़ी चलिए न्यायपालिका की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो न्यायपालिका में जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो सुप्रीम जो आपके देश की जो उच्चतम, देखिए आपके देश में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय का प्रावधान संविधान के भाग 5 में है और अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 के बीच में है। थोड़ा ये ध्यान में रखना है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने जज हैं? तो कुल जो है जो न्यायाधीशों की संख्या है वो वर्तमान में 34 है, लेकिन इसमें एक चीफ जस्टिस आपके हैं, यानी 33 + 1 मिला के टोटल 34 उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें एक चीफ जस्टिस हैं। और वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? NV रमणा जी हैं। ये चीज आपको बता दिया गया। अब देखिए, इसे जो है सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेखी न्यायालय भी कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो हाईएस्ट जो अधिकतम उम्र सीमा होती है सेवानिवृत्ति की, वो 65 वर्ष होती है। अब चलिए बात करते हैं उच्च न्यायालय की। उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के भाग 6 में किया गया है, अनुच्छेद 214 के तहत किया गया है। और हर राज्यों में लगभग अब देखिए पूरे भारतवर्ष में कुल कितनी उच्च न्यायालय हाई कोर्टें हैं? तो पूरे भारतवर्ष में 25 हाई कोर्टें वर्तमान में है। आपको पता है एक उच्चतम न्यायालय, एक सुप्रीम कोर्ट आपके देश में है जो नई दिल्ली में स्थित है, पता है। और यहाँ पे दिल्ली जो केंद्र शासित आपका राज्य है, वहाँ खुद एक अपना हाई कोर्ट है उसका। तो इस तरीके से देखा जाए तो कुल राज्यों में 25 हाई कोर्ट हैं, दिल्ली का अपना एक हो गया, कुल मिला के 26 हो गए। सबसे बड़ी हाई कोर्ट कौन है, या सबसे पहली और बड़ी हाई कोर्ट आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट आपकी मानी जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा, इस वीडियो में मैंने जो है काफ़ी कोशिश किया, काफ़ी प्रयास किया बहुत सारे टॉपिक को एक में समेटना, और वहाँ से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतियोगी थे उनको जो है लाना, और नॉन स्टॉप जो है बिल्कुल इसके ऊपर काम करना, बात करना। दोस्तों आपने मेहनत, आपने इसके ऊपर जो मैंने जो भी आपने देखा इस वीडियो के अंदर, काफ़ी कोशिश की गई आपके लिए। दोस्तों आपका भी जो है इसमें जिम्मेदारी बन जाती है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करिए जो है, और आप इसे लाइक भी करिए, और साथ में अगर कोई कमी या कोई दिक्कत हो इसमें आप कमेंट भी करिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जो है कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मतलब आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपके साथ जो है इसी तरीके की जो है लगातार जो है 2-4 ऐसी सुपर फास्ट जो है आपके लिए जो वीडियो बना के लाऊंगा, ताकि भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका किसी भी एग्जाम से संबंधित हो, आपका छूटने वाला नहीं है। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।